दश्ते वहशत अज़ कलम महविश अली। सर, हाँ अरमान साहब, बस निकल रहे हैं। फाइल बंद करते उससे मुस्कुराकर कहा, जिस पर सामने वाले में जरा सा हौसला पैदा हुआ। सर, एक बैड न्यूज़ है। इंस्पेक्टर अरमान खान ने मोबाइल जेब में डालकर अंदर दाखिल हुए और एसपी बुरहान अलवी से बोला, कौन सी? उलझन से देखते बुरहान ने आईब्रोज खाए। सर, हमें जल्द वकार हाउस पहुंचना होगा। वकार ने हमसे झूठ बोला कि उसके घर में मेन डोर और बैक डोर के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाहर जाने का नहीं। पर असल में क्या? असल में बुरहान परेशान सा उठकर चीख पड़ा। इंस्पेक्टर अरमान ने लबों पर जुबान फेरी। सर, वो दरअसल वकार बिलोच के अपने बेडरूम में ही ड्रेसिंग मिरर के पीछे बाहर जाने का तीसरा रास्ता था, जिसका उसने हमें नहीं बताया। और वो एसपी के बिगड़ते तेवर देखकर फिर से चुप हो गया। क्या किस्तों पर बात कर रहे हो? पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? तुम लोगों को पहले क्यों मालूम नहीं हुआ और अब कैसे मालूम हो गया? बको सब। बुरहान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो सर, अब वो अपने रूम में नहीं है, और वो जो तीसरा रास्ता था वो उसके रूम से जाता साथ वाले खाली घर से निकलता है, जिसका उसने ऐसे ही कहकर बात गोल कर दी थी। इंस्पेक्टर रहमान कहकर बुरहान का चेहरा देखने लगा जो सुर्ख पड़ने लगा था। मजीद उसकी बीवी का बयान है कि अचानक रूम में लाइट ऑफ हो गई और वो कुछ समझती इससे पहले कमरा रोशन हो गया, पर वकार रूम में नहीं था। अलबत्ता ड्रेसिंग मिरर के दरवाजे के पट की तरफ दीवार से अलग था, मतलब वहां से जाने का रस। सर, इसमें हमारी तो गलती नहीं। उस वकार बलोच को हम पर यकीन नहीं था। अगर वो बता दे तो ऐसा होता। अरमान खान की सफाई पर बुरहान ने उसके चेहरे को देखा। क्यों उसे हम पर यकीन न हुआ? नॉनसेंस। हमारी ही गलती है जो उसके घर के अंदर होकर भी न जान सके कि वो बाहर होकर भी कामयाब हो गया। टेबल पर हाथ मारकर उधाड़ा। अब यहां मेरा मुंह क्यों तक रहे हो? गेट लॉस्ट। सर, चलेंगे नहीं वहां? कुछ डरते अरमान ने चंद अल्फाज अदा किए। बुरहान का बस नहीं चल रहा था, सब कुछ तहस नहस कर दे। क्या अब वहां मच्छर मारने चलें? एक इंसान की जिंदगी तो बचा नहीं पाए, क्या उसकी बीवी को हौसला देना चलें? स्टूपिड। सुख आंखों से उगराया। लगता है पागल हो गया है। इंस्पेक्टर उसकी जुनूनी हालत को देखकर मुंह में बड़बड़ाता सलूट करता बाहर निकल गया। उफ, उफ सर, अभी वक्त तेरा है, कर ले कमाल। चेयर पर गिरकर छत को देखता खुदगेलामी करने लगा कि उसका मोबाइल बज उठा। एक गहरा सांस भरकर सीधा हुआ और दादा का नाम देखकर मोबाइल कान से लगाया। बोल दादा। दादा बुरहान अलवी का छोटा भाई था। भाई, आपको कुछ याद भी है? 11 बज गए हैं, 12 में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ओ यार, दिमाग खराब हो गया है मेरा। बालों में उंगलियां फंसाए आंखें मीची। ओह, तो फिर हर बार की तरह? दादा को हंसी आ गई। जी हाँ, हर बार की तरह। और वैसे ये तो पूछ रहा है या मजाक उड़ा रहा है? हाँ, भाई मैं क्यों मजाक बना लूंगा, ये तो बस ऐसे ही पूछा है। अच्छा बताओ, मौसम कैसा है वहां का? मुस्कुराते लहजे में किसी की मनमोहनी सूरत को याद करते खोया सा बोला। जी, मौसम तो वैसा ही है हर बार की तरह। सोफे की बैग पर सर लटकाए वो बोला तो लब भींच कर बुरहान चेयर से उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तुम नूरुलैन को जगाने की कोशिश करो, मैं तब तक कुछ स्पेशल खरीदारी करके आता हूँ। अरे यार भाई, फिर इतना टाइम वेस्ट होगा उस बोनी पर। उसका कल कर लेंगे कुछ। सर को खुजाते उससे टालना चाहा, पर आगे भी उसका बड़ा भाई था। दादा। ऑफिस से निकलते रोबदार आवाज में तंबी की। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बल्कि रूम के दरवाजे पर हूँ, पुकारने की जरूरत नहीं। मुंह बनाकर कहता वो आहिस्ता से रूम से बाहर निकला था। शाबाश मेरा शेर। हंसकर कहते मोबाइल ऑफ किया। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को शॉपिंग मॉल की तरफ जाने का कहा। मॉल के बाहर गाड़ी में शॉपिंग बैग्स रखते एक बार फिर उसका मोबाइल बजने लगा और अब वो जानता था किसकी कॉल है। त्वक्का के मुताबिक स्क्रीन पर डीआईजी फुरकान मलिक जगमगा रहा था। सुने, जरा आप जाकर आगे देखें, कोई फ्लावर्स शॉप ओपन है। गो फास्ट। ओके सर। ड्राइवर कहता आगे निकल गया और उससे कॉल ओके करते मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम सर। एसपी बुरहान अलवी, मुझे वक्कार बलोच जिंदा चाहिए। मतलब समझे कि एक भी खराश ना आए उसे। किसी भी सूरत हाल में तुम्हारे पास 10 घंटों का वक्त है। एक उभरते सियासतदान को कोई पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में भी किडनैप कर गया, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। डीआईजी की बातें सुनते बुरहान का दिल किया मोबाइल दीवार पर दे मारे। सर, पर वक्कार बलोच ने। नो एक्सक्यूज। एसपी बुरहान अलवी, हमें भी जवाब देना पड़ता है। अभी मीडिया को नहीं मालूम, कल को मालूम हुआ पुलिस की यूनिफॉर्म पर धब्बा लग जाएगा।
चटपटी बातों से। गुस्से से कहते मोबाइल तो बंद हो गया, पर बुरहान का पारा हाई हो गया। सॉरी सर, यहाँ कोई फ्लावर शॉप नहीं है। एक है, वो भी 8 के बाद बंद हो जाता है। ड्राइवर मोती होकर कहने लगा, मेरे साथ चलो, कहाँ है वो शॉप? आधा घंटा तो यहाँ ही बीत गया था। उससे दादा की 30 मिस कॉल्स आ चुकी थी। जी सर, आइए। 23 साल दादा अपने माँ बाप के रूम पर नजर रखते आहिस्ता से आगे बढ़ा। अल्लाह, क्या बला हम मासूमों के घर नाजिल की है। ठक ठक कर पाँव नूरुल ऐन के रूम की तरफ उठाते, साथ में वर्द भी जारी था। अब सबसे बड़ी मुसीबत रूम लॉक ना हो। अगर नॉक करता तो 30 जूते खाता अपने बाप के, अगर ना करता तो बड़े भाई के। छोटा था तो सबके लिए तोहफा था, जो जैसे आए इस्तेमाल करे। बप्पोनी, दीवार में मुंह छुपाकर आयशा से पुकारा कि कोई सुन ना ले। इस चक्कर में खुद ही ना सुन सका। बब्बोनी, एक बार फिर यहाँ वहाँ देखते बड़बड़ाया। उफ, ऐसा कैसे चलेगा दादा अलवी? थूक निकल कर गर्दन अकड़ाई। अल्लाह पनाह इन लड़कियों से। स्लीपिंग क्वीन होने के चक्कर में हम मासूम लड़कों को ज़ोंबीज बना देंगी। बंद दरवाजे को तकते दीवार पर आहिस्ता से सर मारने लगा। तुम्हें मैंने नूरुल ऐन को जगाने का कहा था, बेवकूफ़ों की तरह दीवार से बातें करने को नहीं। हाँ? अचानक पीछे से आती भारी आवाज़ और कंधों पर रखे हाथ को महसूस करते दादा की चीख निकलते निकलते रुकी, क्योंकि बुरहान ने मुंह पर भारी हाथ रख दिया था। क्या लड़कियों की तरह चीखें मार रहे हो? मुंह से हाथ हटाकर टपटा। भाई, वो नहीं उठ रही। कब से चीख रहा हूं, अब तो गला खुश्क हो गया है। सांस बहाल करते उससे मुश्किल कहा, इतनी एनर्जी अगर दरवाजा खोलने पर लगाई होती तो गला खुश्क नहीं होता। आहिस्ता से दरवाजा वाक करते उससे मलामत करती नजरों से देखा। दादा सिर्फ सर खुजाकर रह गया। ट्राई कर तो रहा था। मैं जा रहा हूँ चेंज करने, तब तक तीसरी जंग जीतने की कोशिश करो। कंधे से पकड़कर उसे दरवाजे के सामने करते खुद अपने रूम की तरफ चल पड़ा। थू थू, ऐसी जिंदगी पर दादा अलवी एक लड़की के रूम का दरवाजा नहीं खोल सकते। पिंक कलर की सिंगल बेड पर पिंक चादर में लिपटे वजूद को देखकर दांत पीसे। वैसे इसमें मेरी हिम्मत का कसूर नहीं। मैनर्स नाम की भी कुछ चीज होती है। ऐसे ही किसी के रूम में नहीं घुस जाते बेवकूफ लोग। ए बोनी, उठ मनूस, जीना हराम कर दिया है मेरा। खुद को गुस्सा दिलाते तकिए पर काली छोटी को देखकर आंखें फैलाई। कहीं चुड़ैल तो नहीं? या अल्लाह, अपनी पनाह में रख। नूर, उठो। चादर का कोना पकड़कर झंझोड़ने लगा, पर जवाब निदारद। बोनी, आखिरी बार पुकार रहा हूं, फिर सुबह मुझे इल्जाम मत देना। यहाँ वहां कोने दरवाजे को देखते छोटी को खींचा। क्या है, सोने दो ना दादा। बालों पर के चौ पर वो कसमसाई। बोनी, बुरहान भाई भी आ गया। अगर पापा या मामा उठ गए तो सोती रहना, और अगर उठ रही हो तो सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास आ जाइयो, और हमारे पास टोटल 15 मिनट है 12 बजने में। कलाई में बंदी घड़ी को देखते आहिस्ता से कहा और मुस्कुराता कमरे से निकल गया, मगर जाते हुए सोए वजूद को देखना नहीं भूला, जिस पर उसके चेहरे पर चुलबुली मुस्कुराहट आ गई। तुम क्या समझते हो, बेवकूफ हो मिस्टर दादा। मुंह से चादर हटाकर अपनी गुलाबी गाल पर लहराती काली लट को उंगली से पीछे किया। नींद भी पूरी हुई और सब कुछ रेडी। शाबाश नूर अलवी। स्लीपर से पाँव फंसाकर अपना प्रेस किया हुआ रेड फ्रॉक उठाने के लिए टेबल की जानी पड़ी, पर वहां मौजूद फ्रॉक की जगह खाली टेबल उसका मुंह चिढ़ा रही थी। नूर, आ रही हो या सोती रहना है? हमेशा की तरह हर चीज में लेट। तुमसे तो दादा ठीक है, कम से कम वक्त पर तैयार तो होता है। उससे बुतपना देखकर बुरहान ने दबी हुई आवाज से गुस्से से कहा, जिस पर उसकी नजरें तो झुक गईं, पर उनमें समंदर लहरें मारने लगा। खड़ी रहो यहाँ, मुझे सख्त नफरत है ऐसे सुस्त इंसानों से। दरवाजे के पट बंद करते वो तो चला गया, पर अंदर खड़े वजूद के दिल पर उदासी से छा गई। आपको पसंद ही क्या है मुझ में बुरहान? हर चीज़ तो आपके लिए हुरुल ऐन से शुरू और उस पर खत्म नजर आती है। अपने भरे भरे गुलाबी कानों से चमकते मोती हाथ की पुष्ट से साफ करते बड़बड़ाई। अरे, हमारी बोनी रो रही है क्या? दरवाजे से मुंह निकालकर दादा ने उसे रोते देखकर मासूमियत से पूछा। नूर ने आवाज पर झट से नसें उठाई, तो सामने ही दो खाली शरारती आंखें उस पर टिकी थीं। शक्ल दफा करो कमीने, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पाँव से स्लीपर उतार कर दरवाजे पर निशाना लगाया। कितना कुछ सोचा था कि ना चाहते हुए भी उसकी मौजूदगी में वहां आ जाएगी। वो कम वक्त में रेडी होकर कुछ तो बेहतर बने उसकी नजरों में, पर यार, मैंने क्या किया? भलाई का तो कोई जमाना नहीं। एक हाथ से स्लीपर पकड़ा और दूसरे से मुंह में बबल डालकर उसके भीगी गालों को देखा। पगली, इतनी बात पर भी कोई रोता है? ये लो, पकड़ो अपना स्लीपर, और बेड के नीचे पड़ा है तुम्हारा फ्रॉक, जल्दी आ जाइयो। स्लीपर को वापस फेंकते पुचकारा।
और ये लो फ्रेश अप खाइयो, फ्रेश होकर आइयो। शाबाश मेरी बोनी। जाते हुए मुंह में पड़ा बबलगम उसकी तरफ फेंकते मसीद किसी कार्रवाई का कोई मौका दिए बगैर दरवाज़ा बंद कर दिया। अल्लाह तुझे देखे दादा, पता नहीं कहाँ से हम लोगों के बीच बुज़दिल टपक पड़ा है। वो उसे कोस तो रही थी पर दुख उसे दादा के मजाक पर नहीं हो रहा था। दुख तो उसे अपने आप पर था कि कहाँ दिल ने दगा दिया है। क्या हुआ बोनी, तुम तैयार नहीं हुई? तुमने तो यूनी में बहुत कुछ कहा था, अपनी बर्थडे पर ये करूंगी वो करूंगी। सिंपल से वाइट सूट और ग्रीन दुपट्टे में उदास सुरुलैन की सुर्ख आंखों को देखते दादा ने मध्यम आवाज और हमदर्दी से पूछा, जिसके घर में तुम जैसा बुज़दिल कमीना कज़न हो वहाँ ऐसा ही शौक होता है। दादा की तवक्का के मुताबिक वो चीख पड़ी, जिस पर उसके मुंह से मुस्कुराहट को छुपाना मुश्किल तरीन काम बन गया और उसने दादा के मजे लेते तासुरात को देखते झिझक कर सर को घुमाया। मुझे समझ नहीं आता नूर, तुम खुद से अब बड़े अपने कज़न से किस लैंग्वेज में बात कर रही हो? और ज़रा सी तमीज़ नहीं बात करने की? कुछ अच्छा नहीं तो बुरा बोलने से गुरेज किया करो, अंडरस्टैंड? उसकी झुकी पलकों को देखते बुरहान नागवारी से बोला, सॉरी। और नूरुलैन, उसकी तो ये हालत थी कि ना रो सकती थी और ना चीख। रहने दे भाई, बच्ची है अभी। दादा ने मसाला डालना जरूरी समझा। तुम दोनों चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। बुरहान के कहने पर दादा और नूरुलैन दोनों लाउंज में आ गई, पर जाते हुए पलटकर बुरहान के हाथ में शॉपर देखना नहीं भूली। लाउंज में कुमार, अलवी और आसिया की मौजूदगी को देखकर दोनों वहीं रुक गए। अब्बू अम्मी आप? दादा की पुकार पर दोनों मुस्कुरा पड़े। हमने सोचा कि इस हसीन महफिल का हिस्सा बन जाए और तुम लोगों को सरप्राइज दें, क्यों जी? आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। पर यहाँ तो हम खुद सरप्राइज हो गए हैं। और मसीह नूरुलैन को देखकर अर्शी से बोली, ताई अम्मी। नूरुलैन आगे बढ़कर आसिया के साथ लग गई। अरे क्या हुआ, इस खुशी के मौके पर हमारी गुड़िया की आंखों में आंसू क्यों? उसका सर सहलाते पूछा। ताई अम्मा, आपको क्यों लगता है ये खुशी का मौका है? क्यों उन लोगों की खुशी मनाई जाती है जो खुशी को समझ नहीं सकते? नूर के लफ्ज़ों पर दादा के चेहरे पर नागवारी फैल गई और कमाल साहब, आसिया बेगम भी खामोश रह गए। जो हमारी खुशियों को हड़प जाते हैं, हम लोग फिर उन्हीं की क्यों खुशी रखने की कोशिश करते हैं ताया अब्बू? वो सीने से लगी सिसक रही थी। बस कर दो नूर, अगर खुशी में शारीक हुई हो तो खुश नहीं कर सकती, बदमज़गी भी मत फैलाओ। दादा की बात पर नूरुल ऐन ने गुस्से से उसे देखा। मैं यहाँ खुशी में शरीक होने नहीं आई, ये देखने आई हूँ कि दूसरों की खुशियों को निकल कर खुद कितना खुश रह सकते हैं। कहने के साथ ही वो दुपट्टे से आगे पहुंचकर आगे बढ़कर एक चेयर पर बैठ गई और दादा ने अफसोस से उसे देखने लगा। डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है इतने कम वक्त में। आसिया बेगम ने बात को बदलने के लिए लाउंज में की गई सजावट को देखते सराहा। हाँ भाई, इस काम को तो मैं भी सराहे बगैर नहीं रह सकता। कमाल साहब ने भी तायद की। बस फादर साहब, हमारा हुनर अच्छे अच्छों को मुंह खोलने पर मजबूर कर देता है। सीने पर हाथ रखते गर्दन अकड़ाई। वैसे क्या फायदा इस सजावट का, क्यों? तंजिया हंस से नूर ने दादा को देखकर अब्रू उचकाया। नूरुलैन, अब बस करो। आसिया बेगम ने झिड़कते कहा। ये बात सब पर शदीद नागवार गुजरी कि छिड़के बिना नहीं रह सके। आप बैठे ना अब्बू अम्मी। दादा के कहने पर वो दोनों सोफों पर बैठ गए। अम्बी आ गया दादा बेटा। शेरखान अलवी हाउस में हंसामा था। वेलकम वेलकम शेर साहब, हमको आप ही का इंतजार था। दादा ने बाहें फैलाकर शेर की जानिब इशारा किया, पर वो कमाल साहब को देखकर वहीं रुक गया। अरे आ जाए ओ शेर साहब, अमरे ही मेहमान है। दादा की बात पर सब मुस्कुराए, सवाए नूरुलैन के, जिसे बुरहान की गैर मौजूदगी खल रही थी। पता नहीं उस अंधी में ऐसा क्या है। लब कुचलकर मुंह से जहर उगलने लगी। मेरा बस चले तो उस जाइन को किसी गहरी खाई में फेंकाऊं, हम सबकी जिंदगी से दूर, खासकर बुरहान और मेरे बीच से, मेरी खुशियों की नागिन। हुरुलैन। दरवाज़ा नॉक करते बुरहान ने नाम में अपनी मोहब्बत समाये पुकारा, पर जवाब निदारद। एक बार फिर उससे कोशिश की। तकिए में मुंह देकर सिसकती हुरुलैन ने अपने होंठों पर मजबूती से हाथ रख लिया और दर्द से आंखें सख्ती से मींची। वो जानती थी बुरहान क्यों आया है। हुरुलैन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है नूर के बाबत। मुस्कुराहट सी थी बुरहान के लबों पे, सिर्फ उसका नाम लेते। नूर का नाम सुनकर हुरुलैन का दिल धड़क उठा। नूर, आ जाओ बुरहान। एक आस सी पैदा हुई दिल में। उठकर बैठी, गोद पर दुपट्टा ठीक करने लगी और अपना भीगा चेहरा साफ किया। उसकी इजाज़त मिलते बुरहान ने दरवाज़ा खोला और पहला कदम अंदर रखा। नज़र सामने ही बेड पर बैठी उस हूर पर पड़ी जो उसके कदमों की आहट पर समाते बिछाई बैठी थी। हुरुल ऐन और नूरुल ऐन
दोनों जुड़वां बहनें थीं और हर आम जुड़वां बच्चों की तरह उन दोनों की शक्लें भी एक जैसी थीं। यहाँ तक कि वही लंबे बाल, वही काली आंखें, एक सी गुलाबी रंगत और गालों में पड़ने वाले डिंपल, दोनों एक दूसरे का आईना थी, पर अलग अलग दिल की मालिक। फर्क इतना था कि हुरुल ऐन कद में लंबी थी और नूरुल ऐन छोटी, और इसी वजह को बुनियाद बनाकर दादा नूरुल ऐन का मजाक बनाता था, जिस पर वो काफ़ी गुस्सा भी होती। बुरहान, तुम्हें नूर के बाबत कुछ कहना था? बल्कि झपकाकर उसकी मौजूदगी को पास महसूस करती वो मुस्कुराई। उसकी भीगी मुस्कुराहट को देखकर बुरहान भी मुस्कुराने लगा। हाँ, एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, पर इससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहने के साथ बुरहान ने शॉपिंग बैग से एक रेड कलर का ड्रेस निकाला। मैं क्या काम कर सकती हूँ बुरहान? तंजिया हंसकर कर्ब से बोलती अपनी हकीकत सामने रखने लगी। उसके लफ्ज़ों पर बुरहान ने उसकी तरफ देखा, जहाँ खूबसूरत आंखों से अश्रुआं थे। रोना नहीं हूर, मैंने बहुत कोशिश की है पुराने जख्मों को भरने की। तुम वापस इन पर छुरियां मत चलाओ। टिशू से उसके आंसू साफ करते मिन्नत की। हुरुल ऐन चेहरा मोड़कर फीकी सी हंसी हंसी। बुरहान, क्यों चाहते हो मैं भूल जाऊं? जब से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। क्योंकि मैं भी भूलना चाहता हूँ। तवक्का के मुताबिक उसके लफ्ज़ पता नहीं क्यों बुरे लगे, जिस पर वो फीकी हंसी हंसी। अब चलो, जल्दी से ड्रेस चेंज करके आओ। उसके हाथों में अपना लाया गया रेड कलर का ड्रेस थमाकर उसे खड़ा किया। क्या नूरुलैन भी भूलना चाहती है? डरते डरते लफ्ज़ अदा किए और समाते उसके मुंतज़िर हुई। कान हाथ सुनने को तरसने लगे। नूरुल ऐन के नाम पर बुरहान ने अपने लब खींच लिए और उसके मासूम चेहरे को देखा, जिसका ना कोई कसूर था, फिर भी यूं तड़पती रहती थी। अब तुम्हारे इतने फोर्स करने पर बता रहा हूँ, सरप्राइज क्या भाड़ में। बुरहान के लफ्ज़ों पर नूरुल ऐन के दिल में जुगनू महकने लगे। भूलने का नहीं पता, पर इंशाल्लाह वो भी भूल जाएगी। तो फिर इससे बड़ा सरप्राइज़ क्या है बुरहान? उम्मीद के टूटने पर उसकी खूबसूरत आंखों से मोती टूटने लगे। हूर प्लीज। गालों पर लड़कते आंसू अपनी उंगली की पोर पर चुनने मिन्नत की। सुन तो लो, नूरुलैन तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। क्या ये बड़ी वजह नहीं तुम्हारी खुशी की, या तुम्हारी उम्मीद के नए सिरे से बंधने की? हम्म। बुरहान की बात पर हूर को यकीन नहीं हो पा रहा था। क्या ये सच है बुरहान? खुशी से अपनी उंगलियां मरोड़ते पूछा। यस माय हार्ट, ये सच है। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं उसका मूड बदल ना जाए। बुरहान की बात पर हंसी वो स्टिक के सहारे बाथरूम में बंद हो गई। उसके जाते ही आंखें मीच कर एक गहरा सांस खारिज किया। ऐसे ही मुझे तुमसे नफरत नहीं नूरुलैन, हमारी खुशियों की दुश्मन हो तुम। आईने में देखते उससे नफरत से सोचा। चेहरे पर बंधा वो पसीने से नम था। कपा पहाड़ से दिल सुकड़ कर ऐसा दर्द होता, जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। खुद पर इतना अंधा एतमाद नहीं करते वकार बलोच। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में कोई लंबा चौड़ा वजूद दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, पर उसका चेहरा अंधेरे में होने की वजह से देख ना सका। मैंने तो सुना है अगर इंसान को अपनी मौत की खबर पहले पड़ जाए तो खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर तुम जानदार कहका मारते वो सामने खड़ा होकर थोड़ा झुका। वो बीस्ट, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे जाने दो। 2 मिनट वेट कर, सब मालूम हो जाएगा। इस बार आवाज़ सामने नहीं, बल्कि पीछे से किसी लड़की की थी। खौफ से उसकी रंगत पीली पड़ने लगी और चीखें तब बुलंद हुई जब बीस के हाथ से अपने हाथ की उंगली के पोर पोर को कटर से जमीन पर गिरते देखा। मुझे छोड़ दो अल्लाह के वास्ते बीस्ट। उंगली से निकलते खून की धार पर वाइट शर्ट पर बनते अजीबो गरीब नक्श ने उसके 14 तवक रोशन कर दिए। छोड़ेंगे तब जब तुम कुछ मुंह से फूटोगे। बालों से पकड़कर पीछे खींचते उससे हंस से कहा। पर वकार बलोच की नज़र जब खुद को तकती तो पूरी आंखों पर पड़ी, तो उसके मुंह से दिल खराश चीख निकल गई। ये बीस्ट। क्राइम की दुनिया में सबने ही तो बीस को सुना था, और जिसने देखा वो बयान करने को ना रहा। पर आज ये चेहरा, सफ़ेद रंग का शहद रंग बाल, हल्की सी शेव, घनी मूछें, और जो सबसे खौफनाक था वो था उसका चेहरा, जिसे जगह जगह से काटने के गहरे निशान थे, जैसे उस परिंदे को भी किसी ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया हो, जैसे किसी ने हंजर से काटकर खूबसूरत मूर्ति को बदसूरत पीस से बदल डाला हो। मुझे ज्यादा नहीं मालूम बीस्ट, सिर्फ इतना जानता हूँ कि 6 जवान लड़कियां थी और एक 13 साल की बच्ची। बच्ची के नाम पर पीछे खड़ी मुस्कान ने अपने नाखूनों में मौजूद छोटे से ब्लेड उसकी चमड़ी में घूमती। बच्ची कहाँ गई, उसका क्या किया?
बीस के पूछने पर मुस्कान ने उसके सर को कुर्सी की पुश पर मारते झटका दिया। बच्ची के साथ उसके नामुकम्मल होते लफ्ज़ों ने बीस के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट पैदा कर दी और मज़ीद कुछ भी उसकी मिन्नत समाजत को सुनने उसके चमकते हंजर से उसके हाथ काटे और फिर जुबान। इस रूह सा मंजर से वो तड़पता बेहोश हो चुका था और मुंह से निकलता खून कुछ अंदर और कुछ बाहर निकलने लगा। फिर कुछ ही देर में उसके अज़ा को ज़मीन पर फेंका गया। मुस्कान मज़े से ये सारा मंजर देख रही थी। अलिफ से कहना पार्सल एसपी बुरहान अलवी तक पहुंचाए और साथ ये भी लिख देना सियासत में घुसने से 20 की नजरों से स्याही नहीं छुप सकती। अंगूठे और उंगली की मदद से हंजर से टपका खून साफ करके बाहर निकल गया। चलिए जी, पार्सल बनाए बुरहान साहब के लिए। हाथों पर ग्लव्स पहनकर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पड़े अज़ा को एक बैग में डालने लगी। ब्लैक सूट में बुरहान के संग रेड लॉन्ग मैक्सी में हुरुल ऐन कोई आसमान की हूट लग रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आसिया बेगम सालों बाद उसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट पर वारी हो गई, पर उसकी आंखों की घबराहट और हेर-फेर पर नूरुल ऐन के होठों पर मुस्कुराहट सी आई। अगर आज इस मासी के सूट में आने की बजाय किसी अच्छे ड्रेस में आती तो दूसरा सदका हमारे सर से उतारा जाता। सबकी शिद्दत से होते सूर चेहरे को देखते दादन ने नूरुल ऐन से कहा, शक्ल देखिए अपनी। वो छिड़क कर बोली, खुशफहम मत हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल के भेद फोड़ रहा था। "उम्म," कहने के साथ बगैर रुके आगे बढ़ गया और नूरुल ऐन का दिल किया सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने रूम में बंद हो जाए, पर मजबूरी थी यहाँ रुकने की। सबसे दुआओं और तारीफों के बाद वो बुरहान के साथ खड़ी हो गई। यहाँ आओ नूरुलैन। बुरहान ने उसे अलग सबसे दूर खड़ा देखकर पुकारा। हुरुल ऐन भी उसकी मौजूदगी को महसूस करने के लिए बेचैन हुई। मैं यहाँ ठीक हूँ बुरहान, रूख के लहजे में उससे इनकार किया। इस कदर सख्त दिली पर बुरहान ने सख्ती से मुट्ठी भींच ली। नूर बेटा, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, आओ यहाँ बहन के पास। आसिया बेगम ने कोशिश की, जिस पर लहूलुहान होती अपनी आंखों में दुनिया जहाँ की नफरत समाये। नूरुलैन ने अपनी सगी बहन हुरुलैन की तरफ देखा। माफ कर देना ताई माँ, मैंने बहुत कोशिश की पर अब नहीं। मैं नहीं माफ कर सकती इस कातिल को, इस जहन को जो मेरी खुशियों को निकल गई, मेरे माँ बाप को निकल गई। मुजरिम हो तुम, कातिल हो हमारी खुशियों की, मेरे माँ बाप की, मुझे यतीम बनाने की। चीख चीख कर कहती वो फूट पर रो दी और सामने खड़ी नूरुल ऐन दुआ कर रही थी। काश अंधी के साथ वो बहरी भी होती या नूरुल ऐन की दुआएं लग जाती, कहीं मर खप जाती। मुझे मेरे रूम में छोड़ाओ बुरहान। सिसकती हुरुल ऐन की आवाज़ से बुरहान होश में आया। सभी हैरान परेशान खड़े थे। पहले नहीं आती थी तो सुकून होता था, पर आज आकर ये तमाशा करने की क्या वजह थी? बुरहान का दिमाग फट रहा था। दादा, हूर को ले जाओ। खामोश खड़े दादा को बुरहान ने आवाज़ दी तो वो सहलाता हुरुल ऐन को लेकर जाने लगा। संगामी को देखकर शेरहान भी चला गया। उनके जाते ही आंसू साफ करती नूर के सामने बुरहान जाकर खड़ा हुआ। वजह इस सब की? कराहत आवाज़ पर नूर ने नसें उठाई। बुरहान। कमाल साहब ने उसके देवरू पर टोका। नहीं पापा, जानने दे कि आखिर इसने क्यों कहा वो सब, कि वो इस सरप्राइज में शामिल होना चाहती है। क्यों हर रोज उसे नए जख्म देती है? क्या सिर्फ उसके माँ बाप थे, हूर के कुछ नहीं थे? शेर की तरह गुर्राते वो नूर को मारने के दर पे था। क्या समझती है खुद को, अकेली, बेबस, यतीम, बेसहारा? तो उसके साथ कौन से उसके दूसरे माँ बाप हैं? हमेशा से सहती नूरुल ऐन आज उसकी खुशियों को यूं बखेर कर खुशबाश हो गई थी। दिल पर जैसे ठंडक पड़ गई थी। जो आग उस रेड कलर के सूट में हुरुल ऐन को देखकर लगी थी, इस सुकून पर खामोशी से बेखौफ होकर बुरहान का चीखना चिल्लाना सुन रही थी। हमेशा से चाहने वाला ख्वाब, हर मौका जिस पर वो हुरुल ऐन के साथ होता है, अपने साथ होने के सपने जो हमेशा अधूरे रहते, आज उनकी पहली कामयाबी देखकर वो अंदर ही अंदर झूम रही थी। 12 बज गए थे और वो उसके पास उसके सामने खड़ा था, चाहे किसी भी रूप में उसके सामने। और वो हूर, वो उनसे दूर, बहुत दूर थी उसकी नज़रों से। थैंक्स इस खूबसूरत तोहफे के लिए। बगैर उसकी चीख गुराहट को देखे सुने अपनी कहकर भाग गई और पीछे कमाल साहब, आसिया बेगम, बुरहान तीनों सकते में थे।